हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्टूबर 2021 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। टारगेट है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 का सेशन 4 है ये। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 3 सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे सेशन को अगर आपने मिस किया है तो कैनेडा के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे जाने के बाद में आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 की प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सारे आपको वीडियोस, सारे सेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक पे आप इस पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक ये है। यहाँ पे आपको पीडीएफ जो फॉर्म में क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे वो और जो पहले क्वेश्चन डिस्कशन हमने किया है वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब का ये लिंक तो है ही है। नेक्स्ट अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कैनेडा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए डिस्कशन करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है 2021 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। Which one of the following is best method of teaching? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार रेपिटेटिवली पूछा गया हुआ है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है कि इन चारों में से शिक्षण का मतलब टीचिंग का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। ऑप्शन है लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन या नरेशन। इन चारों में से सही जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, डिमॉन्स्ट्रेशन। जब किसी चीज का आप निरूपण करते हैं, आप दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को समझाते हैं, उनको लर्निंग्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो लंबे समय तक बच्चों को याद रह जाती है, लंबे समय तक उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन करके उनको समझाना सबसे बेहतर तरीका होता है, बेहतर मेथड होता है टीचिंग का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने आपको ये क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया और आंसर आपको दिखाया तो आपको ये लंबे समय तक इसका आंसर सी डिमॉन्स्ट्रेशन याद रहने वाला है। अगला सवाल है कि डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इन चारों डिसऑर्डर में से डायलेक्सिया ये एक प्रकार की बीमारी होती है, ये किन से संबंधित है? तो इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा ये सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 11 आपके कितने क्वेश्चन सही बने। इसका सही उत्तर आप दें। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, रीडिंग डिसऑर्डर। अब डायलेक्सिया में क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो कम बोलता है और वो नए वर्ड्स को स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअली लर्न कर पाता है, बहुत ही ग्रेजुअली याद कर पाता है। साथ ही उसकी लर्निंग और रीडिंग जो स्पीड होती है वो बहुत धीरे हो जाती है, तो काफ़ी डिले हो जाता है रीडिंग, मतलब किसी चीज़ को पढ़ने में उसको काफ़ी वक्त लगता है। तो डायलेक्सिया एक तरीके की रीडिंग डिसऑर्डर है, एक तरीके की लर्निंग डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं, या नए शब्दों को बोलने में या किसी भी प्रकार से अगर उसको कुछ टॉक भी करना है, बात भी करना है, कम्युनिकेशन करना होता है तो वो बहुत धीमी गति से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू whom? पहले तो आप ये समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये 2020 के पहले के क्वेश्चन है और 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के तहत जो एचआरडी मिनिस्ट्री है इनको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और करंट में जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये जुलाई 2021 से नए हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं वो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। तो जो सवाल है, सवाल पे आते हैं कि जो ई कंटेंट जनरेशन है अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ये कौन बनाता है, मतलब कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको बनाने का जिम्मा किसको सौंपा हुआ है ई कंटेंट जो भी बनाए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। तो उसका राइट आंसर आपको देना है INFLIBNET। नेक्स्ट, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सी है नेशनल नॉलेज कमीशन। डी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इन चारों में से क्या सही उत्तर है आप मुझे बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज व्हाट, मतलब कि कक्षा में, क्लास में जो संचार का एक नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मली क्या माना जाता है, क्या समझा जाता है, कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि वो वही होगा, क्या होगा। पहला तो ये है कि वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, दूसरा कि वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव होना चाहिए, कक्षा आपकी भावात्मक होनी चाहिए, या कक्षा जो क्लासरूम है वो आपकी चयनात्मक होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए, मतलब बच्चा सेलेक्ट करेगा कि उसको क्या पढ़ना है, बच्चा ये देखेगा, मतलब आप बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव तरीके से आप बच्चे को पढ़ाओगे, आप काफ़ी संज्ञानात्मक तरीके से बच्चे को आप पढ़ाओगे, या बच्चे को आप अफेक्टिव वे में, भावात्मक वे में पढ़ाना चाहते हो। तो इन चारों में से क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हो या भावात्मक, मतलब उनको आप एक्सप्लेन कर पाते हो, एक भाव आप उनके सामने रख पाते हो, तो बच्चों को वो जो लर्निंग वो सीखते हैं, जो भी शेयरिंग आप नॉलेज की उनके साथ में करते हो, वो लंबे समय तक याद हो पाती है। तो अफेक्टिव वे में, भावात्मक, जब आप उनको एक्सप्लेन करते हो किसी चीज़ को भाव के रूप में, तो उनको अच्छे से याद हो पाती है, या एक लंबे समय के लिए उनको क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन होता है वो भावात्मक ही रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following propounded the concept of paradigm? पैराडिग्म का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया था, मतलब वो कौन लेके आया था इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। चार ऑप्शन में से बताइए। पीटर हैगेट लेके आए थे कंसेप्ट, वॉन थ्यूनन लेके आए थे, थॉमस कून ने बोला था इस कंसेप्ट के बारे में, ये जॉन के राइट ने बताया था इस कंसेप्ट के बारे में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कून ने पर्टिकुलर इस कंसेप्ट के बारे में वो लेके आए थे और उन्होंने ही बताया था। कौन से कंसेप्ट के बारे में? पैराडिग्म शिफ्ट के बारे में उन्होंने ही प्रोपाउंड किया था इस पर्टिकुलर टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इन थेसिस, फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन व्हाट, मतलब कि थेसिस जब आप बनाते हो, जब आप रिसर्च पेपर आप लिखते हो, तो उसमें आप फिगर्स ड्रॉ करते हो और कुछ टेबल्स को ड्रॉ करते हो, तो वो किन, इन चारों में से किन में इंक्लूड करते हो आप उनको क्या अपेंडिक्स में बनाते हो, या आप उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर ही पूरा बनाते हो, या जब आप चैप्टर को कंक्लूड करते हो, कंक्लूजन लिखते हो, तो आप वहाँ पे फिगर्स या थेसिस वगैरह, मतलब फिगर्स या टेबल्स बनाते हो, या जो आप टेक्स्ट होते हैं, जब आप टेक्स्ट को लिखते हो तो वहाँ पे आप सारे थेसिस में वहाँ पे आप बनाते हो टेबल्स एंड फिगर्स। आप किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हो? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टेक्स्ट इटसेल्फ। जब आप चीज़ों को लिख रहे होते हो, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, उस वक्त ही आप थेसिस जब बनाते हो तो फिगर्स एंड टेबल को आप शो करते हो, उनको मेंशन करते हो, आप उनको इंक्लूड करते हो। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी, मूल पार्ट में आप उनको इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेसिस स्टेटमेंट इज व्हाट, जो थेसिस होता है उसका आप एक स्टेटमेंट देते हो, मतलब शोध प्रबंधन का जो कथन होता है, तो कथन को क्या बोलते हैं? कथन को आप क्या बोलते हो? ऑब्जर्वेशन बोलते हो, फैक्ट बोलते हो, एजर्शन बोलते हो, या डिस्कशन बोलते हो? तो ये तो बिल्कुल सही है, आपने एक एजर्शन और स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही होगा, एजर्शन, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट। तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को एज अ एजर्शन ही बोला जाता है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज, मतलब मैक्स वेबर ने बताया कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो किस प्रकार से मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से। जब लोग किसी भी प्रकार का अर्थ निकालते हैं या मीनिंग निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे वो अर्थ निकालते हैं, उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मैक्स वेबर ने अपना एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च के अनुसार उन्होंने एक पैराडिग्म बताया था और बोला था कि सामान्यतः जब कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जब वो अर्थ निकालता है प्राकृतिक रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं, किस प्रकार से वो निकालता है। तो पहला तो इसमें है कि जब वो सकारात्मक चिंतन करता है तब वो किसी चीज़ का अर्थ निकाल पाता है। दूसरा है जब वो आलोचनात्मक तरीके से किसी विषय के ऊपर में चिंतन करता है, सोचता है, तब वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर टॉपिक का मीनिंग निकाल पाता है। या जब वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो अगर चिंतन करता है तो निकलता है। या जब वो विवेचनात्मक, मतलब सही गलत और बाकी और सारी चीज़ों को सोचता है
कि क्या राइट है, क्या एथिकली क्या सही चीज हो सकती है, एथिकली क्या चीज रॉन्ग हो सकती है, जब वो इंटरप्रेटिव मोड में जाता है तब किसी भी चीज के बारे में वो सही तरीके से मीनिंग निकाल पाता है या वो अंडरस्टैंड कर पाता है नेचुरल सेटिंग्स में। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन आपका डी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है इन चारों में से, ये आपको बताना है। सिंपल, रैंडम, पर्पसिव, सिस्टमैटिक या स्ट्रेटिफाइड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यस, पर्पसिव। पर्पसिव जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है आपको क्या, कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट, मतलब कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन, ये चारों आपकी इवैल्यूएशन के कैटेगरी हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, विच एसेस द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब जब स्टूडेंट्स को जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उनसे कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लिया जाता है ताकि उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको असेस किया जा सके। तो स्टूडेंट्स को जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो और इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ आप उनसे फीडबैक भी लेते हो, मतलब मैंने आपको कोई चीज़ बताई, पढ़ाई और बोला आपको ऐसे करना है और मैं आपसे फीडबैक भी ले रही हूँ, है ना, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे, मतलब मैं आपको कुछ लर्निंग, आपको कुछ नॉलेज शेयर कर रही हूँ और मैं आपको एसेस करना चाहती हूँ, तो मैं किस प्रकार से आपको एसेस कर पाऊंगी, किस प्रक्रिया को, जो मैं प्रक्रिया को अपनाऊंगी उन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या उस प्रक्रिया को प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या उस प्रक्रिया को डायग्नोस्टिक बोलते हैं, क्या उस प्रक्रिया को फॉर्मेटिव बोलते हैं या उसको समेटिव बोलते हैं। राइट आंसर क्या है, रचनात्मक, डी, आपका फॉर्मेटिव अप्रोच उसको बोलते हैं। फॉर्मेटिव अप्रोच में क्या होता है कि जब लर्निंग प्रोसेस होती है तो हम साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं, क्यों, ताकि हमें ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। जैसे अभी मैं आपसे ये जैसे मैंने अभी आपसे ये बोला कि 11 क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन किया, उसमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आउट ऑफ 11 आपके कितने सही बने। तो ये क्या हुआ, ये मैं आपको असेस भी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो ये फॉर्मेटिव एस्पेक्ट हो गया, ठीक। तो हमने लर्निंग में क्या आपसे फीडबैक भी लिया, तो एक तरीके का ये लर्निंग प्रोग्रेस, मतलब लर्निंग एसेस प्रोग्रेस है, मतलब कि आपका कॉन्टिन्यूस फीडबैक मैंने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज व्हाट। मतलब जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के बाद में जो भी आपका कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है उसको आप इमीडिएट अप्लाई कर देते हो, तुरंत, मतलब तात्कालिक आप उसका उपयोग करते हो। तो ऐसे रिसर्च को क्या बोलते हैं, जब किसी भी चीज़ का आपने फाइंड आउट किया, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट किया या कुछ भी आपको एक प्रॉब्लम का, आपको कुछ भी आपका सोल्यूशन बोल सकते हो, कंक्लूजन बोल सकते हो, आप उसको इमीडिएटली अप्लाई जब करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको कंसेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं, संकल्पात्मक अनुसंधान कहते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च मतलब मौलिक अनुसंधान, या एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं, अनुभाविक अनुसंधान क्या बोलते हैं। देखिए कंसेप्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्चुअल में क्या है कि आपने संकल्पात्मक कोई भी चीज़ को कंसेप्चुअली रीड किया। क्रियात्मक में क्या हुआ कि आपने क्रिया की, क्रिया कब करोगे, जब आप कुछ फिजिकल फंक्शनिंग करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आप जब इमीडिएट किसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो वो आपका एक्शन रिसर्च में आ जाएगा। फंडामेंटल में क्या है कि मौलिक रिसर्च वो अलग चीज़ हो, कि एम्पिरिकल मतलब वो भी एक अलग ही बात हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एक्शन रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि हम इन्हीं तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड अभी हम टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 10 यूनिट्स जो है पेपर 1 में हम पूरा उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड पेपर पे जो हमारा फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट के ऊपर में रहेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट जल्दी से जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों को भी कवर कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको उनको सॉल्व करने हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं जल्दी, इन पे भी हम आएंगे। सारी चीज़ें लूप में हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पैशनेट बनिए, एकदम आपको स्टडी करनी है और फोकस होकर के स्टडी करनी है। अपना मोटिवेशन आप खुद बनिए, अपने टारगेट्स खुद सेट करिए और अगले दिन कोशिश करिए उसी टारगेट को बीट करने के लिए, उसी को चैलेंज करने के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बाहरी किसी एक्सटर्नल सोर्सेज की तलाश ना करें। आपके अंदर खुद के अंदर इतनी ताकत है, आपने
वो स्टोरी सुनी ही होगी कि हनुमान जी को जब मतलब पार करना था एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाना था, जब श्रीलंका का वो बहुत बड़ा सा एक सेतु पुल का निर्माण हो रहा था, तो वो अपनी शक्ति को भूल गए थे कि वो उड़ भी सकते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत है। और उनको जब वो याद दिलाया गया, सुग्रीव बाली ने जिनको उनकी ही ताकत के बारे में याद दिलाया, तो कहीं ना कहीं उनके ही अंदर एक मोटिवेशन, एक पावर छुपी हुई थी, वो निकल के आई, वो निखर के आई, वो उभर के आई। और उन्होंने जो किया, फिर वो उड़ के गए, लंका गए, फिर उसके बाद उन्होंने माता सीता से उन्होंने भेंट की, मिला उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें उसके बाद में हुई, उन पे नहीं जाते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर में है, उसे पहचानिए, पैशनेट बनिए, अपना टारगेट खुद सेट करिए, अपना टाइम टेबल खुद सेट करिए और अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। सो बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम नए सेशन में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।